हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आईएससी ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग परागन को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम आपको ये परागन जो टॉपिक है ये हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो ये उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है परागन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परागन कहते किसे हैं तो आप कैसे क्या बताएंगे? तो देखिए क्या होता है, जब परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के वर्ति वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागन कहते हैं। मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे तीन टर्म है समझने लायक। एक तो ये परागकोश है, दूसरा परागकण और ये वर्तिकाग्र। ये तीन टर्म आपको अगर यदि समझ में आ जाएगा तो आप इजीली समझ जाएंगे इसके परिभाषा को। देखिए ये परागकोश क्या होता है, तो ये परागकोश नर जनन अंग होता है। और ये परागकण क्या है, तो ये परागकोश जब फटता है ना तब ये परागकण निकलता है। और ये परागकण क्या होगा, ये वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। ये वर्तिकाग्र क्या होता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। तो ये वर्तिकाग्र क्या होता है, तो ये मादा जनन अंग होता है। किसका? तो पादप का। तो मतलब क्या, ये परागकोश से परागकण निकल कर और ये जो वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे परागन, या अंग्रेजी में हम इसको पॉलिनेशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी में उसका नाम पॉलिनेशन होता है और हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, परागकण। तो एक बार और आप परिभाषा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा ही परिभाषा आपको लिखना है कि परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परागन कहेंगे ना। अभी क्या होता है, ये परागन जनरली दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के क्यों होते हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये यहां से क्या हुआ, यहां तक पहुंचा पहुंचा ना, यहां से लेकर के यहां पर मैं बताता हूं। ये देखो, ये कोई अन्य पुष्प है और इस पुष्प से क्या होता है, यहां तक पहुंच रहा है ना। क्या पहुंच रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से परागकण निकल करके ये वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। तो इस पहुंचने के आधार पर, मतलब जिस तरीके से, मतलब किसी नर जनन अंग जो होता है पौधा का, वहां से ये परागकण निकल करके जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, मतलब पहुंचने के आधार पर ये दो प्रकार के हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब आप परागकण का वर्गीकरण करते हैं तो किस चीज के आधार पर, तो मतलब जिस तरीके से मतलब परागकण पहुंचता है कहाँ से, तो परागकोश से लेकर के वर्तिकाग्र तक उस पहुंचने के आधार पर हम इसे दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्वपरागन, और दूसरा होता है परपरागन। तो स्वपरागन के भी दो प्रकार हो जाते हैं। पहला क्या है, स्वयुग्मन, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागन। और इसके बाद परपरागन में आपको पढ़ना है, ये क्या होता है, परिनिषेचन आपको पढ़ना है। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिएगा। ये जो आपका लेक्चर है ना, आप देखिए पूरा मैं नोट्स के फॉर्मेट में रखा हूँ। सेम नोट्स आपको बना लेना है अपने कॉपी पर। अब इस वीडियो को जिस तरीके से मैं वीडियो लाता चलूंगा, आप वीडियो को देखते चलेंगे और अपने कॉपी में इसका कंप्लीट नोट्स बनाते चलेंगे। समझाने के लिए मैं तो हूँ ही यहाँ पर। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाते चलूंगा, आप अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाते चलेंगे। मेरा वादा है आपसे, मैं कंप्लीट 12th जो बायोलॉजी है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का, मैं पूरा खत्म कराऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर। और उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये पूरा लेक्चर सीरीज अपना खत्म हो जाएगा तो आप इस पोजीशन में होंगे कि एग्जाम में आप अगर 70 मार्क का क्वेश्चन आता है ना तो 70 का 70 मार्क आप बना पाएंगे। इतना मेरा वादा है आपसे। तो मैं आपसे बस साथ चाहता हूं, आप साथ दीजिएगा। पढ़ाने के लिए तो मैं हूं। चलिए अभी आगे देखते हैं। नाउ, अभी मैंने आपको बता दिया था कि क्या पहुंचने के आधार पर क्या होता है, परागकण दो प्रकार के हो जाता है। सबसे पहला क्या होता है, स्वपरागन, और दूसरा होता है परपरागन। तो देखिए स्वपरागन के दो टाइप हमने आपको बताया था। सबसे पहला क्या बताया था, ये देखिए स्वयुग्मन। अभी स्वयुग्मन क्या होता है, तो एक ही फूल के अंदर क्या होगा ना, आपका ये क्या होगा, वर्तिकाग्र भी होगा, और क्या होगा आपका ये भी होगा वर्तिकाग्र, और ये परागकोश दोनों एक ही फूल के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये स्वयुग्मन का उदाहरण है। स्वयुग्मन में कैसे होता है, मतलब देखो ये जो है ना, ये तो आपका वर्तिकाग्र हो गया,
और ये क्या हो गया, ये आपका परागकोश है। मतलब यही से फुट करके और यहीं पे आ जाएगा। मतलब एक ही फूल में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, वर्तिकाग्र भी देखने के लिए मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको ये परागकोश भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप उसे क्या कहेंगे, तो आप उसको स्वयुग्मन कहेंगे। ठीक है, तो स्वयुग्मन आप समझ गए किसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अभी ये स्वयुग्मन होने के लिए एक जो कंडीशन है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो, परागकोश और वर्तिकाग्र आसपास होना चाहिए, तभी तो होगा भाई। अगर एक ही फूल स्वयुग्मन मतलब अगर एक ही फूल से अगर ये मतलब परागन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक ही फूल के अंदर आपका परागकोश भी होगा और क्या होगा यहाँ पर वर्तिकाग्र भी, दोनों सेम फूल में होगा और पास पास होंगे, तभी तो होगा ना एक ही फूल के अंदर। ठीक है, तो एक ही फूल में परागन आपका स्वयुग्मन हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको बताया कि स्वयुग्मन एक ही फूल के अंदर होगा और इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देख के अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए कि किसकी कौन कौन से ऐसे फूल है। ये डायरेक्टली फूल का नाम एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैसा पादप का नाम बताइए जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मतलब एक हिसाब से स्वयुग्मन परागन होता है। तो ये आपका क्या वायोला है, ये ऑक्जिलिस है, कोमोलिना है, इसका आप नाम ध्यान रखेंगे ना। अब ये जो पौधे होते हैं ना, मतलब जो सल्ब जो जिसमें मतलब स्वयुग्मन परागन होता है, तो वो दो प्रकार के फूल देते हैं ऐसे पादप। मतलब वैसे पादप मतलब जिस पादप में ये परागन स्वयुग्मन तरीके से होता है, वो दो प्रकार के फूल पैदा करता है। मतलब वो दो तरीके से फूल दे सकते हैं। पहला क्या होगा, एक तो ऐसा पौधा होगा जिसमें फूल लगेगा, और एक ऐसा होगा जिसमें कोई फूल लगेगा ही नहीं, मतलब वो हमेशा बंद ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखिएगा ना। अभी सजात पुष्पी परागन समझ लीजिए। तो सजात पुष्पी परागन क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक ही पौधा, फॉर एग्जांपल एक पौधा होगा ना, तो एक ही पौधे के दो फूल, सपोज एक फूल आप यहाँ पर बना दीजिए और एक फूल आप यहाँ पर बना दीजिए, एक ही पौधा है, पौधा एक ही है, तो यहीं से निकल करके और यहीं पे आ जाएगा। तो अगर जब एक ही पौधे के, जब आपको फूल मतलब एक ही पौधे के मतलब फूल के बीच में परागन होगा, तो आप उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागन। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही पौधे के दो अलग अलग मतलब फूलों के बीच परागन होता है। मैंने आपको बताया ना, ये देखो एक ही पौधा है, एक फूल इधर एक फूल इधर, और दोनों के बीच में क्या होगा, परागन हो जाएगा, मतलब परागकणों का स्थानांतरण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सपोज इसके पास है वर्तिकाग्र, और इसके पास है क्या, आपका परागकोश है। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सजात पुष्पी परागन हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल बेस्ट तरीके से हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखो सजात पुष्पी परागन कैसा होता है। देखो पौधा तो एक ही है ना, तो इसका देखो एक फूल यहाँ, ये यहाँ से यहाँ आया, तो समझ गया सजात पुष्पी परागन। मतलब क्या, एक ही पौधे के दो फूल के बीच में परागन क्या होगा, सजात पुष्पी परागन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बात समझने लगे। देखो एक फूल यहाँ से यहाँ, तो मतलब यहाँ से यहाँ कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पास ये है वर्तिकाग्र है, और इसके पास ये है परागकोश है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कैसे परागकण। तो कोई ना कोई माध्यम होगा ना, चाहे वायु के माध्यम से पहुँचे, या फिर हवा के माध्यम से पहुँचे, या फिर कोई मधुमक्खी लेके आए, या फिर तितली लेके आए, कोई भी कीट पतंग लेके आए, कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा ना। वो हम आगे और आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर बस ये समझ लीजिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रियात्मक रूप से मतलब यहाँ पर क्या होगा, पर परागन के लिए कारक की जरूरत होती है। मतलब वही जो कोई जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह परागकण का स्थानांतरण कर दे। ये अनुवांशिक रूप से क्या होता है, स्वयुग्मन के ही समान होता है, क्योंकि भाई एक ही मतलब पौधे के दो फूल है, तो ये तो अनुवांशिक रूप से तो सेम ही हुए ना। तो यही बताना चाह रहा। अभी दूसरा है हमारे पास, जो कि है पर परागन। तो पर परागन में हम आपको परिनिषेचन बताए हुए थे। अब ये जो होता है ना, इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब सबसे अच्छा होता है, और ज्यादातर इसी तरीके से अभी जो परागन होगा ज्यादातर आपको यही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पौधा ये है, एक पौधा ये है। ठीक है, एक पौधा ये है, एक का फूल यहाँ पर लगा दो, और फॉर एग्जाम्पल एक का फूल यहाँ पर है। तो देखो ये दो पौधा हो गए, ये पौधा नंबर 1 हो गया, ये पौधा नंबर 2 हो गया। तो मतलब ये दोनों का जाति लेकिन सेम है, आपको ध्यान रखना क्या है, दोनों का मतलब प्रजाति सेम है। और इसका फूल इस पौधा का इस पे आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
परिनिषेचन कहेंगे। इस इमेज से पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परिनिषेचन में क्या होता है, देखो पौधा दो है, एक पौधा ये हो गया और ये हो गया दूसरा पौधा, और यहाँ से यहाँ आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब दो पौधे, मतलब दोनों पौधा सेम जाति का है, लेकिन मतलब दोनों पौधा क्या सेम जाति का है, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में परागन हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, परिनिषेचन कहेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यह एक मात्र प्रकार है जिसमें क्या होगा, ये अनुवांशिक रूप से भिन्न परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ऑब्वियसली ना, क्योंकि दो अलग अलग मतलब पौधा हो गया ना, पादप हो गया, मैं पौधा बोल रहा हूँ, पादप हमें बोलना चाहिए, आप पादप समझ के चलो। तो ये दो अलग अलग पादप के बीच में परागण होता है, और यह है क्या है, यह वास्तविक क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब पर परागण है ये। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक पर परागण का एग्जाम्पल बताने के लिए, तो आप बोलेंगे परिनिषेचन। ठीक है, वास्तविक पर परागण क्या है, तो परिनिषेचन। अभी समझ लीजिए, अभी ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो पौधा है, ये जो दो पादप है, यहाँ से यहाँ तक जो ये परागकण पहुंचेगा, तो कुछ न कुछ कारक की वजह से आएगा। तो दो कारक होते हैं जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं। पहला तो एक होता है जैविक कारक। अभी जैविक पहला तो होता है अजैविक कारक। अजैविक कारक में क्या होता है, मतलब वैसा एक हिसाब समझ लीजिए ना, जिसमें मतलब एक हिसाब से वो जान, अजैविक जैविक आप समझते हैं ना, जैविक मतलब जो सजीव हो एक हिसाब से, और ये अजैविक मतलब क्या, वैसा जो मतलब एक हिसाब से निर्जीव हो, ऐसा इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो अजैविक मतलब ना, तो अजैविक में दो प्रकार से, एक तो वायु और जल, ये दोनों भी परागण में मदद करते हैं। और दूसरा क्या होता है जैविक, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ये जैविक है। तो यहाँ पर जनरली मधुमक्खी के द्वारा होगा, ज़्यादातर जानवर इस प्रकार के परागण में आपको लगेगा कि ये मतलब ये जो परागण होगा जैविक एजेंट के तौर पे काम करेगा। बहुत सारे जानवर, कीट पतंग, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चमगादड़ देखने के लिए मिलेंगे, सरीसृप मिलेंगे, मधुमक्खी, तितली, ये सब आपको इधर मिलेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये जैविक जो होता, अजैविक जो क्रिया होता है ना, अजैविक किस प्रकार से परागण में मदद करता है वो देख लीजिए। देखिए अजैविक में आपने देखा कि एक तो वायु और दूसरा जल होता है। अभी वायु परागण कैसे होता है, तो देखो यह सबसे बड़ा मतलब क्या, यह सबसे मतलब आम अजैविक कारक है। अगर किसी फूल में या किसी पादप में अगर उसका परागण कराने का जो मीडियम है, अगर वो अजैविक है, तो उसका मतलब क्या क्या गुण होना चाहिए, मैं और आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कि अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से फूल उड़ करके अगर यहाँ से परागकोश उड़ करके यहाँ पे आता है, तो कितने तरीके से आ सकता है। एक तो हवा से उड़ के आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है परागकोश फटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से परागकोश को यहाँ पे आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर मतलब ये हल्का होना चाहिए ना, चिपचिप नहीं होना चाहिए। अगर ये चिपचिप रहेगा तो यहाँ से उड़ पाएगा क्या, नहीं उड़ पाएगा ना। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, चिपचिप नहीं होगा, तभी तो हवा चलेगा और उड़ के यहाँ पे आएगा, तो वायु द्वारा परागण पॉसिबल होगा ना। तो यहाँ पर वही बात हम एक हिसाब से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। वायु परागण में क्या होगा, ये क्या होगा, एक तो हल्का होगा ताकि हवा में उड़ पाएगा, चिपचिपाहट रहित होगा, चिपचिपाहट नहीं होगा ताकि हवा में उड़ सके और परागण मतलब हो जाए आराम से। और या इस यहाँ का वर्तिकाग्र कैसे होगा, वर्तिकाग्र बड़ा होगा तभी तो उड़ के आएगा, तो तभी तो ये अगर परागकण उड़ के आएगा तो वर्तिकाग्र उसको पकड़ पाएगा। तो वर्तिकाग्र बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, परागकोश जो होगा ना, परागकोश क्या होगा, हवा में पराग फैलाने के लिए अच्छी तरह से अनावृत होना चाहिए, मतलब एक हिसाब से वेल मतलब एक्सपोज होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा है, ठीक है, इसके पास है फॉर एग्जाम्पल ये समझ लिए ये कि ये इसके परागकण है। एक पौधा है, आप ऐसे समझ लीजिए, इसके पास क्या है, एक वर्तिकाग्र है, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये खुला रहेगा तभी तो इसमें हवा लगेगा, तो उड़ के यहाँ पर पहुंच पाएगा ना, तभी तो जाके परागण होगा। तो यही बताने का कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ये क्या होना चाहिए, ये अच्छी तरह से खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए ताकि यहाँ से उड़ के यहाँ पे पहुंच जाए और ये परागण हो जाए, समझ आए। और क्या होना चाहिए, हाँ, और अगर कुछ मतलब और इसमें क्या होगा, फूल किस प्रकार के होंगे, तो इसका जो फूल होगा जिसमें वायु परागण होगा वो अक्सर छोटा होगा और वो रंगहीन नहीं होगा।
अब रंगहीन क्यों नहीं होगा वो हम आगे और ये रंगहीन होगा क्यों होगा ये हम आगे बताएंगे आपको। और ये मकरंद नहीं बनाते। मकरंद क्या होता है पता है आपको? ये एक प्रकार से रस है। अभी मधुमक्खी आप देखते होंगे कि फूल पर मतलब बैठता है किस चीज के लिए भाई? वो रस पीने के लिए बैठता है। ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ये हवा के द्वारा जा रहा है तो उसमें रस होने का क्या जरूरत है? रंगहीन नहीं है क्योंकि अगर रंगहीन नहीं है तो अगर ये जैसे अगर ये रंग बिरंगे रहेगा तो क्या उसमें मधुमक्खी आएगा? रंगीन मतलब क्या? तो रंगीन मतलब अब इसलिए रंग बिरंग नहीं है इसलिए तो उसमें मधुमक्खी नहीं आ रहा है, इसी वजह से तो हवा से परागन हो रहा है। ठीक है। तो अक्सर पुष्प वो छोटे होंगे जिसमें वायु परागन होगा। वो पुष्प तो उस प्रकार के पादप के पुष्प अक्सर छोटे होंगे, रंगीन होंगे और क्या होंगे? मकरंद नहीं बनाएगा। मतलब मकरंद मतलब एक प्रकार का रस नहीं बनाएगा। और अक्सर क्या होता है ये अक्सर क्या होगा इस प्रकार का जो ये पुष्प होगा वो गुच्छे में होगा, जैसे कि आप मक्के का भुट्टा समझ सकते हैं। ठीक है। और घास भी समझ सकते हैं, घास में भी इसी प्रकार का परागन होता है, वायु से परागन होता है। जल परागन आप समझ लीजिए, जल परागन में भी अगर में वही होगा जिसमें आपको एक हिसाब समझ लीजिए ये मतलब एक हिसाब से ना मैं एग्जाम्पल से आपको समझता हूँ। जलकुंभी देखे हैं गाँव में, इसको केचली बोला जाता है। केचली देखते होंगे, अगर पोखरा होगा कहीं पे तालाब होगा ना तो वहां पर एक जलकुंभी भर जाता है, तो एक हिसाब से वो उसमें कई तरह का परागन होता है तो उसमें जल परागन नहीं होता है एक हिसाब से। ठीक है। अब कुछ फूल का नाम आप याद रख लीजिए। तो क्या ये वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जेरेस्टा, ये आप नाम याद रखेंगे जिसमें क्या होता है जल परागन होता है। ठीक है। अब जल परागन होने के लिए भाई किस प्रकार का कंडीशन होना चाहिए? तो इसका जो केचली में देखे हैं, अगर ये केचली होगा ना, ये अगर ये उसके पत्ते हैं, ये केचली में ये उसके पत्ते हैं, ये उसके पत्ते हैं, तो क्या होगा पता है? ये बहुत बड़ा बड़ा ये आप जड़ देखेंगे ऐसे ऐसे रहेगा, इतना बड़ा बड़ा ये नीचे रहेगा इसका जड़। ठीक है। और ये होने के बाद एक ऐसा बहुत ऊपर तक जाएगा, एक हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। या ये बहुत ऊपर तक जाएगा और ये क्या होगा, ये एक हिसाब से फूट जाता है। इसका जो ये परागकोश जो होगा ना, इससे ये फूटेगा और यहाँ से परागकण इसके फॉर एग्जाम्पल अगर ये फूल आप इधर निकाल देते हैं तो इस फूल पे आके गिरेगा तो इसका परागन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इधर होता है। आप नोट्स के तौर पे इसको बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। अभी आप जैविक कारक पे हम लोग चलते हैं। तो जैविक कारक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैविक कारक के लिए क्या होता है आमतौर पे। तो जैविक कारक कारक के लिए जनरली जानवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रकार के परागण के लिए। चाहे वो आप अगर कीट में बात करते हैं तो मधुमक्खी, तितली, मक्खी होगा। अगर अन्य जानवर का बात करते हैं तो शकरखोरा, गुंजन पक्षी, चमगादड़। ठीक है। ये सब परागण में काम करते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए, बहुत क्लियर यहाँ से आपको हो जाएगा ना। अब अगर कहीं पर कीट मतलब परागण कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मधुमक्खी से परागण कर रहा है, मधुमक्खी परागण कर रहा है, तो वहां का कंडीशन कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पे मधुमक्खी परागण कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल एक तो फूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक फूल मैं और यहाँ पे बनाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है। अगर ये कोई फूल है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा परागकोश है, परागकोश है ये। ठीक है। ये मधुमक्खी आएगा और इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर बैठेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के फूल जिसमें जिसका परागण ये अगर कीट के द्वारा होगा तो वो क्या होगा, उसका फूल आम तौर पे वो फूल बहुत बड़ा होगा। और क्या होगा, फूल रंग बिरंगे होंगे, तभी तो आके मधुमक्खी उस पर बैठेगा, कीट पतंगी बैठेगा। और क्या होंगे, ये खुशबूदार फूल होंगे। और क्या होंगे, ये मकरंद से भरपूर होंगे, तभी तो आएगा रस पीने के लिए मधुमक्खी और जो भी जीव होते हैं। तभी तो उसके पैर में चिपकेगा इसका जो ये जो परागकण फूटेगा और वो चिपका हुआ परागकण आ करके वर्तिकाग्र पे आकर के बैठ जाएगा किसी फूल में और इस प्रकार से परागण हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, फूल क्या होंगे, बड़े होंगे, रंगीन होंगे, खुशबूदार होगा और मकरंद से भरपूर होगा। ये किस चीज के लिए है कि अगर कहीं पर कीट के जरिए परागण हो रहा है तो वहां का एक कंडीशन है कि वो फूल आमतौर पे बड़े होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, रंगीन और रंग बिरंगे होना चाहिए और मकरंद से भरपूर होना चाहिए, ताकि मधुमक्खी वहां पे आए, कीट वहां पे आए और अपने उसके पैर में ये परागकण चिपकेंगे और आगे बढ़ती कागज तक पहुंचा देंगे और अपना परागकण पूरा हो जाएगा। और यदि फूल अगर छोटे भी होते हैं किसी किसी में क्या होगा, तो ये एक प्रकार से गुच्छे में होंगे
ताकि वो जो जितने भी कीट है उसको आसानी से देख पाएगा। और क्या होता है, परागकण और वर्तिकाग्र दोनों की सतह चिपकी होती है, चिपचिपी। चिपचिपी होगा तभी तो मधुमक्खी यहाँ पर बैठेगा, तो उसके पैर में ये परागकण चिपकेगा, और यहाँ पर भी आके बैठेगा तभी तो उस पर बैठेगा, तो यहाँ पर परागकण वर्तिकाग्र में चिपक जाएगा और तब जाके वो परागण हो जाएगा। ठीक है, तब जाके यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लीजिए परागण करता हूं। अभी यहाँ पर और एक चीज आपके लिए समझने के लिए ये वाला पॉइंट ना देखो। अभी देखो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ना कि सर ये कीट जाएगा क्यों इस फूल पर, तो भाई कीट को खाना चाहिए। ठीक है, कीट को रस पीना है। तो ये जो आपको एक जो पॉइंट लिखा है वो आपको कि परागकर्ताओं के लिए पुष्पीय इनाम, तो पुष्पीय इनाम मतलब वही ये जो मकरंद होता है, जिस मकरंद के कारण ये जो कीट है वो आकर्षित होते हैं फूलों मतलब फूलों पर, वो मकरंद के लिए। तो एक हिसाब से क्या दे रहा है, फूल कीट को मकरंद दे रहा है। और ये कीट क्या कर रहा है, कीट और कीट क्या क्या करता है कीट इसका निषेचन करा देता है। ठीक है, तो इससे भाई कीट का भी फायदा हो जाता है क्योंकि उसको बरस पीने के लिए मिल जाता है मकरंद, और ये फूल का भी भला हो जाता है, इसको क्या हो जाता है, इसका निषेचन हो जाता है। तो यही है पुष्पीय नाम का मतलब वही है। तो यहाँ पे देखो मकरंद और परागन अंडा, और क्या होता है इसके लिए और एक काम होता है, कीट यहाँ पर क्या होता है फूल के अंदर सुरक्षित अपना अंडा भी दे सकता है, मकरंद भी इसको मिल जाएगा, तो वही अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे लंबा फूल आपको याद रखना है यक्का, और और ये सुलभ। मक्खियों और भृगों द्वारा जो भी परागित फूल आकर्षित करने के लिए ऑब्वियसली वो गंध छोड़ता है, जो कि हमने ऑलरेडी आपसे बात कर लिया है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर देखो, अभी ना बहुत आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बहुत सारा मतलब आ गया है, ये मतलब बाहर में आप किस प्रकार से ये आप प्रजनन कराते हैं, तो इसका भी बहुत सारा ये अभी मतलब हो चुका है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाता है आउटर ब्रीडिंग के बारे में कि वाह्य प्रजनन युक्तियाँ के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये चाहिए क्यों, मतलब क्यों हमें जरूरत है इसका, मतलब वाह्य प्रजनन युक्तियाँ का मतलब बाहर में एक हिसाब से आप जो ये पॉलिनेशन जो कराओगे, तो वो आपको मतलब ये जरूरी क्यों है, ये बोल रहा है। तो लगातार स्वपरागण के कारण क्या होता है कि एक ही प्रकार, अगर देखो स्वपरागण हो रहा है, एक ही फूल के अंदर हो रहा है, अगर एक ही फूल के अंदर परागण हो रहा है तो क्या होगा, एक ही प्रकार के फूल प्राप्त होंगे। तो इससे क्या होता है, यह अंतः प्रजनन अवसाद मतलब होता है, जिसके कारण क्या होता है पौधे और वो पौधे क्या होगा धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। अगर एक ही प्रकार के पौधे एक पौधा बार बार पैदा कर रहा है तो क्या होगा, टाइम के साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज जिस प्रकार के फूल है, आज से 5 साल बाद ये जो पृथ्वी है उसका कंडीशन बदलेगा और फूल उसी प्रकार से हो रहा है, तो क्या होगा सिचुएशन के हिसाब से वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार, तो इसी कारण से ये मतलब एक हिसाब से पर परागण को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये बहुप्रजनन सॉरी बाह्य प्रजनन युक्तियां लेकर के आते हैं। अभी देखो और कुछ है, मतलब कि अगर अगर आपको ये रोकना हो कि भाई ये मतलब एक ही फूल में लगातार ये प्रजनन ना हो, मतलब एक ही प्रकार का ये परागण ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये 4 कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वपरागण को अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसके लिए ये 4 तंत्र है, आपको ध्यान रखना है। भिन्न काल परिपक्वता मतलब क्या, जो एंथर है, एथर मतलब क्या, तो जो आपका परागकोश और वर्तिकाग्र है ये दोनों एक समय पर मैच्योर नहीं होना चाहिए। एक समय पर मैच्योर होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अलग अलग समय पे होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पर ये लागू होता है। अनावृत कालिकता मतलब परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग स्थितियों ऊंचाई में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर परागकोश यहाँ है तो वर्तिकाग्र, फॉर एग्जाम्पल परागकोश अगर यहाँ है तो वर्तिकाग्र कहीं और पे होना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि इससे क्या होगा, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा हवा सब के माध्यम से, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मैं बोर्ड पे आपको ऐसा दिखाऊं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर एक पौधा यहाँ पे है पेड़, मतलब ये पास में फॉर एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि दोनों पास पास में होता है ना, अगर ये दूर दूर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, सो परागण रुक जाएगा ना। ठीक है, और क्या होता है, और ये अनुरूपता और ये स्व अनुरूपता भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि एक ही अनुवांशिक तंत्र जो स्वपराग और बीजाणु को निषेचित करने से रोकता है, इस तरीके से में पराग अंकुरन और या पराग नालिका के वृद्धि को रोकता है। ऑब्वियसली अगर एक ही प्रकार के हैं तो ऑब्वियसली अगर
एक ही मतलब अनुवांशिक तंत्र के दो पौधे हैं और दोनों पास पास है, तो क्या हो जाएगा ना इसके बाद ये परागण। और अगर पास पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी अन्य पौधे का फूल है और यहाँ पर अगर कोई दूसरा पौधा का फूल पास में आ जाएगा तो भी नहीं होगा ना। तो यही कंडीशन है, ठीक है। और एक लिंगता देख लो, तो एक लिंगी फूलों का उत्पादन भी, तो एक लिंगता सबसे पहले आप समझ लो ना एक लिंगता होता क्या है। तो मतलब एक लिंगता मतलब क्या, जिसमें एक ही लिंग का जो मतलब पादप होता है, तो उसे हम लोग एक लिंगी फूल कहेंगे। अभी आपको पता है ना कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो परागकोश होना चाहिए, वर्तिकाग्र होना चाहिए। और अगर सिर्फ वर्तिकाग्र ही रहे, ठीक है, या फिर अगर सिर्फ परागकोश ही रहे तो होगा ही नहीं ना। तो भी तो नहीं मतलब हो पाएगा ना ये निषेचन, ठीक है। तो कोई एक चीज होगा तो भी सही है, तो भी ये आप इसको रोक सकते हैं। तो जनरली 4 पॉइंट को लेकर के आप स्वपरागण रोक सकते हैं। पहला क्या होगा, भिन्न काल परिपक्वता, दूसरा होगा अनावृत कालिकता, तीसरा होगा स्व अनुरूपता और तीसरा होगा एक लिंगता। एक लिंगता यदि उभयलिंगी पौधा, अच्छा, यदि उभयलिंगी पौधा स्वयुग्मन रोकता है लेकिन सजात पुष्पी परागण नहीं। उभयलिंगी पौधा क्या करता है, तो ये स्वयुग्मन रोकेगा लेकिन सजात पुष्पी परागण को ये उभयलिंगी नहीं रोक पाता है, ध्यान रखना है। एक लिंगी पौधा स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों रोकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है अगर बना दे कि कि इनमें से कौन ऐसे पौधा है जो स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों को रोकता है, तो एक लिंगी पौधा। और कौन सा ऐसा पौधा है जो स्वयुग्मन को तो रोकता है लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोकता है, तो वो उभयलिंगी पौधा हो जाएगा। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये बार बार भी ये क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा कि स्वपरागण और पर परागण में के आप में मतलब का लाभ और हानि बता दीजिए कि स्वपरागण का लाभ क्या है और उसका हानि क्या है। तो सबसे पहला तो देखो स्वपरागण का लाभ क्या होता है, परागकण इसमें निश्चित होता है, ठीक है, परागण इसमें निश्चित होगा, परागकणों की बर्बादी कम होती है, पैतृक गुण बने रहते हैं, मतलब वंश शुद्ध होता है, क्योंकि एक ही पुष्प में वो वर्तिकाग्र और ये परागकोश दोनों होते हैं, तो ऑब्वियसली एक ही पैतृक गुण बना रहेगा। फूल को बड़ा रंगहीन एवं मकरंदयुक्त होने की जरूरत नहीं होते हैं। ऑब्वियसली फूल को बड़ा, क्योंकि सेमी पुष्प में हो रहा है, तो फूल बड़ा भी नहीं चाहिए, बड़ा मतलब रंगीन भी नहीं चाहिए और मकरंद भी नहीं रहेगा, तो भी सही है। तो ये उसका लाभ में आ जाएगा। हानि में क्या हो जाएगा, तो यार नया किस्म का जो पादप है ना वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये अंत प्रजनन अवसाद आपको देखने के लिए मिलेगा और ये समय के साथ संतान इसका कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार आप, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर जो जिस प्रकार के पौधे आज है जिस तरीके से जी रहे हैं, क्या 20 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। पृथ्वी का वातावरण चेंज हो जाएगा और उसी प्रकार से पौधे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही है, बदलते पर्यावरण के प्रतिकूल अनुकूलन क्षमता कम होती है, ऑब्वियसली ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नो, पर परागण की आप लाभ हानि देख लीजिए। तो पर परागण का देखो इसका लाभ क्या होता है, तो पर परागण में क्या होता है, अनुवांशिक भिन्नताएं आते हैं, हाँ 100% आएगा ना, क्योंकि भाई पर परागण में दो अलग अलग पौधे का जरूरत होता है निषेचन के लिए, ठीक है, दो अलग अलग पौधे के फूल आपस में करते हैं निषेचन, तो ऑब्वियसली इसे भिन्नताएं आएगी ना। इसमें क्या होता है, संतानें जो हो गए वो संतानें स्वस्थ मजबूत और बेहतर होता है, और पर्यावरण के प्रति अनुकूल क्षमता बढ़ती है। ऑब्वियसली जिस हिसाब से टाइम बदल रहा है, आप अलग अलग मतलब पौधे से मिलके अगर एक नया संतान उत्पन्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये टाइम के हिसाब से अच्छा ही होगा। और क्या होगा, विकास में मदद मिलता है और नई किस्में बनते हैं। हानि क्या होता है, तो वही मतलब विकास में तो मदद मिलती है और यही इसका हानि भी, और नया नया किस्में बनती है ना, मतलब हर एक वेराइटी बन रहा है, बहुत सारा वेराइटी बन रहा है, तो ये इसका एक हिसाब से एडवांटेज में आप ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाहरी कारक की आवश्यकता होती है पर परागण में, जबकि आपने देखा होगा स्वपरागण में ऐसा नहीं, एक फूल के अंदर ही भी परागण हो सकता था, पर यहाँ पर बाहरी कारक का आवश्यकता होता है। यहाँ पर क्या होगा, परागण अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ से कोई फूल उड़ा है, मतलब परागकण उड़ के यहाँ पर पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, तो इसी का मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि परागण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परागकण का भारी बर्बादी होता है। अभी देखो एक ही अगर यहाँ से उड़ा और इस फूल पे पहुंच रहा है, अगर दो उड़ा नहीं पहुंचा तो, इसीलिए 100 200 400 मतलब हजारों की मात्रा में उड़ के आएगा, तभी तो कोई ना कोई आके यहाँ पर आएगा, तो जाके परागण होगा। तो मतलब परागकण की भारी बर्बादी होता है और
पैतृक शुद्धता खो जाती है। 100% खो जाएगी ना, क्योंकि क्या होगा, दो अलग अलग पौधे के बीच में परागण होता है। तो दोस्तों आपका जो ये परागण चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने लगभग सब पॉइंट आपका कवर कर दिया है। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट्स अपना बना लीजिएगा अपने कॉपी में। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है या आप इस वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपको बता दूं, आप पॉइंट देख लीजिएगा, लगभग सब पॉइंट हमने कवर कर दिया है जो आपको 12th के एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, जिसका आपको जरूरत पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।